पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, रजत बोस, प्रकाश दीवान और के सुब्रमण्यम। उनसे बात करें उससे पहले एक बार जायजा दे दूं आपको पूरे दुनिया भर के बाजारों का। अमेरिका कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। एसजीएक्स निफ्टी 45 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों पर डालिए अब नजर, आप किस तरह का कारोबार वहां हो रहा है। मिला जुला कारोबार। एक बार आप देखें, निक्की 0.2% ऊपर है। ताइवान स्ट्रेट टाइम्स थोड़े से धीमे कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और शंघाई यानी कि चीन का बाजार एकदम सुस्त है। लेकिन निक्की के साथ साथ हांगकांग, यहां पर एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। हालांकि यह भी कहना होगा कल काफी पीटे थे तो इसलिए रिकवरी आ रही है, लेकिन रिकवरी न सिर्फ एशियाई बाजारों में, लंदन के फ्यूचर्स फुट्सी वहां पर रिकवरी है, अमेरिका के फ्यूचर्स डाउ फ्यूचर्स वहां पर अच्छी रिकवरी है, तो उसका फायदा एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है। चलिए अब इससे पहले कि बाजार खुले कुछ और स्टॉक्स पर राय ली जाए। एक और स्टॉक मेरी लिस्ट में है, वो है एक्साइड। आज नतीजे आने वाले हैं, उम्मीद की जा रही है कि नतीजे अच्छे रहने चाहिए। क्या राय रखते हैं आप एक्साइड के स्टॉक पर, और क्या खरीदारी का मौका है इस करेक्शन के बाद? प्रकाश, आपकी राय? यस, इट्स अ फेयरली स्ट्रॉन्ग काउंटर, मतलब टर्न अराउंड जैसा है, इसमें सॉफ्ट टर्न अराउंड बोलेंगे। और आगे चल के मुझे लगता है कि एक्साइड की जो लीडरशिप है वापस आने की पूरी उम्मीद है। इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कई समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में इन्होंने काफी फोकस किया है, और रिटेल और रूरल एरिया में जो स्लो डिमांड की वजह से अभी तक वो उसका इम्पैक्ट नहीं आया, वो शायद अब चेंज होने की पोजीशन हो गई है, आ गई है। तो एक्साइड के नंबर्स ठीक आएंगे, और मुझे लगता है स्टॉक भी आगे चल के री रेट होगा इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद। और इंटर ग्लोब एविएशन, इससे क्या अपेक्षाएं हैं? क्योंकि सबकी नजर बनी हुई है कि ये एयरलाइन कैसे प्रदर्शन दिखाएगी, उसके बिना पर लोग इंडिगो, जेट को और स्पाइस जेट को भी ट्रेड करना चाहेंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट चिंता ये है मतलब कि उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं और प्राइस में ऑलरेडी इतना बिल्ड इन है जो ऑप्टिमिज्म की, अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट रहा कोई भी आंकड़ों में तो स्टॉक की पिटाई हो सकती है। बट अगर नंबर्स जो लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे आ गए तो फिर आप 1400-1500 का भी इस पे लक्ष्य देख सकें, क्योंकि फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी इसमें तेजी में। ओके, तो ये राय है। चलिए, खुलने वाले हैं बाजार, और अब नजर कर लेते हैं कि किस तरह की ओपनिंग होती है। ओपनिंग में एक चीज और बता दूं आपको, और वो है रुपए की ओपनिंग, क्योंकि कल रुपए में जिस तरह की तेज गिरावट हुई, 68 के नीचे हम फिसले, बंद होते होते 67.95 का लेवल, यानी कि इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं थी, या यूं कहें कि एक बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे जाकर हम बंद नहीं हुए। अब आज ग्लोबल रिकवरी के साथ क्या रुपए में थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली तो लगातार बरकरार है। चलिए, पहली टिक आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, सेंसेक्स और निफ्टी पर 15-15 अंकों ऊपर दोनों ही दिख रहे हैं, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी। स्टॉक्स में देख लेते हैं किन स्टॉक्स में एक्शन है शुरुआती कारोबार में। सेंसेक्स और निफ्टी में विप्रो 10% नीचे, रिलायंस 10% नीचे, लीवर 5% नीचे, ये लेवल्स तो दिखेंगे नहीं। आईसीआईसीआई बैंक 9% ऊपर है, और कोल इंडिया में 3% के आसपास की मजबूती। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। 76 अंक ऊपर आपको दिखेगा सेंसेक्स, 11 अंक ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी। एक्सेल टेक अब 10% नीचे नजर आ रहा है, तो इससे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। रिलायंस 9.5% नीचे नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अब 10% ऊपर, तो काफी फ्री ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। रुपए ने की है मजबूत शुरुआत, 7 पैसे की मजबूती के साथ 67.88 पर हम खुले, तो थोड़ी करेंसी से स्टेबिलिटी के संकेत जो हम कह रहे थे कि शायद उतना कमजोर अब हम ना हो जितना पहले होते हुए दिख रहे थे, तो रुपए में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। जो स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं उनमें एक और है आई बुल रियल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। आज इसके भी नतीजे आने वाले हैं। वायदा कारोबार के बैन से ये बाहर निकल गया है। सुब्रमण्यम साहब, आपकी राय? हाई बीटा स्टॉक, रिजल्ट का दिन, बैन से बाहर, क्या एक रिकवरी, टेक्निकल रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग ये दिख सकती है इस स्टॉक में? यदि हां तो क्या खरीदना चाहिए? जी, आज आई थिंक लगभग तय है कि शायद हाई बीटा का ही दिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन रहा है और जहाँ पर इतनी सारी पिटाई हुई है, तो आई थिंक आई बुल रियल एस्टेट ये सब काउंटर्स में एक बाइंग हो सकती है। ऑफकोर्स रिजल्ट का दिन नॉर्मली इसको अवॉइड करना ठीक रहेगा, लेकिन ज्यादातर मेरा मानना है कि शायद आज का दिन हाई बीटा का रहेगा, और उस माहौल में शायद अगर किसी को फायदा उठाने के शायद एक डीएलएफ ले सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी पिटाई देख चुके हैं। चलिए, डीएलएफ पर नजर रखिए। आज 3 फर्टिलाइजर कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं, जीएनएफसी, चंबल,
विमल, दीपक, इस सेक्टर के ऊपर आपका क्या व्यू है? प्रकाश, क्या लगता है ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है नतीजों के दम पर? नतीजों में तो कुछ खास आने की उम्मीद नहीं, लेकिन जिस टाइप के सुधार इसमें सप्लाई साइड में रहे हैं, जो रॉ मटेरियल की दिक्कतें इनको होती थी, और आगे चल के मुझे लगता है इस बजट में फर्टिलाइजर्स में बहुत कुछ पॉजिटिव आ सकता है। ऑलरेडी सरकार एक दो बार ऐलान कर चुकी है और बजट विल प्रोबब्ली बी द माइलस्टोन। तो मुझे लगता है इसके अंदर बाइंग जो है, और लोगों का एक्सपोजर इस क्षेत्र में बहुत कम है। जो 3 महीने पहले शुगर का हाल हुआ था, वही अब फर्टिलाइजर में भी आने की एक अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। तो इसमें अच्छी कंपनी जो है उसको ले सकते हैं, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर जैसे है। जो बड़ी कंपनीज है उनको फायदा थोड़ा ज्यादा होगा। ये जो आज रिजल्ट है थोड़ी छोटी कंपनी वाले हैं। ओके, तो ये है रिजल्ट इस वक्त, लेकिन देख लेते हैं आज एफआई ब्रोकरेज हाउस कहां पर अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जिनके दम पर आज वहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं, खासतौर से नतीजों वाले शेयर भी, जहां पर एफआई ने अपनी रिपोर्ट दी। और सबसे अहम नतीजा जो कल बाजार बंद होने के बाद आया है वो है एक्सिस बैंक का। समझ लेते हैं एक्सिस बैंक के नतीजों को एफआई ब्रोकरेज कैसे देख रहे हैं और क्या टारगेट्स कम या ज्यादा उन्होंने किए, ये जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं नियति बताइए सबसे पहले एक्सिस बैंक। कल के नतीजों के बाद रेटिंग्स में ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, मगर टारगेट प्राइस और ईपीएस अनुमान जरूर घटाए हैं। अगर ओवरऑल इनके टारगेट प्राइस में देखा जाए तो क्योंकि सारे ब्रोकरेजेस के प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक पसंदीदा शेयर है, इसलिए मौजूदा भाव से टारगेट प्राइस ऊपर के ही हैं। सीएलएसए सबसे पहले बरकरार रख रहा है अपनी खरीदारी की सलाह। 630 रुपए से इसका लक्ष्य घटा के इन्होंने 520 का कर दिया है, जो कि 34% के ऊपर के भाव पर है। रिजल्ट इनके अनुमान से कमजोर आए थे क्योंकि प्रोविजनिंग का आंकड़ा काफी ज्यादा था। क्रेडिट क्रॉस बढ़ी है, इसकी वजह से ये अपने अगले 2 साल का जो ईपीएस अनुमान है वो 5 से 7% घटा रहे हैं। क्रेडिट स्विस मेंटेन कर रहा है अपना आउट परफॉर्म की रेटिंग। 626 से इन्होंने लक्ष्य घटा के 478 का कर दिया। ये सबसे कम लक्ष्य है अभी तक जितनी भी ब्रोकरेजेस मैंने पढ़ी हैं, ये भी, मगर मौजूदा भाव से 23% की तेजी आपको यहां से दिखा सकता है। अगले 2 साल के क्योंकि क्रेडिट क्रॉस बढ़े हैं, 2 साल के लिए उन्होंने ईपीएस अनुमान 7 से 8% तक के घटा दिए हैं। सिटी का मानना है कि आप खरीदारी करके चलिए, टारगेट प्राइस ये अभी भी 670 रुपए से घटा करके 535 रुपए तक का करे। एनपी की चिंता अब थोड़ी थमती हुई नजर आएगी, ऐसा मानना है सिटी का। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपना टारगेट प्राइस 587 से घटा करके 560 रुपए तक का कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली मेंटेन कर रहा है अपनी ओवरवेट की रेटिंग और टारगेट प्राइस इन्होंने 625 से घटा करके 600 रुपए तक का कर दिया है। इसके अलावा और कौन से शेयर हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश या बेरिश है आज? अल्ट्राटेक सीमेंट के कल नतीजे आए थे, अच्छे नतीजे थे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस मेंटेन कर रहे हैं अपनी खरीदारी की सलाह। सीएलएस जैसे मैं बात करती हूँ, मेंटेन कर रहे हैं अपनी खरीदारी की सलाह। टारगेट प्राइस इन्होंने 3750 का कर दिया है। 43% का एक अपसाइड यहां से देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स काफी अच्छी थी इनके हिसाब से, लोअर कॉस्ट थे और हायर वॉल्यूम्स के दम पर अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। यूबीएस भी मेंटेन कर रहा है अपनी खरीदारी की सलाह। 3445 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। 32% की एक तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग के भी कल नतीजे आए थे। सीएलएस से मेंटेन कर रहा है अपने खरीदारी की सलाह। टारगेट प्राइस इन्होंने 850 रुपए तक का दिया है। 23% की मौजूदा भाव से तेजी आ सकती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स आगे चल के और सुधार हो सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 930 रुपए तक का दिया है। 35% की तेजी आपको ये शेयर यहां से दिखा सकता है। ओके, तो इन सारे शेयरों पर आज एक्शन दिखेगा इन एफआई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के दम पर। लेकिन देख लेते हैं आपके लिए आज ट्रेडिंग के मौके कहां हैं। स्टॉक 2020 के मैच में 7:30 बजे हमारे 2 कैप्टन ने बताया कि कहां आज आपको ट्रेड करना चाहिए। आइए देख लेते हैं वो टॉप 20 स्टॉक्स। लिस्ट देख लेते हैं पूरी की पूरी, जो कि 10 के 10 शेयरों की है। उसमें हमने 7 बल्लेबाज उतारे हैं, उसमें आप नजर रखें। उसमें रिलायंस इंफ्रा रिजल्ट की वजह से उतारा है, इसका रिजल्ट बेहतर है। सन फार्मा डिफेंसिव है, कल भी एफएनडो के अंदर काफी ठीक ठाक प्लेस था। टाइटन के अंदर भी आप नजर रखें क्योंकि कल भी डेरिवेटिव पोजीशंस की ठीक ठाक बनती हुई दिखी थी। कल हरे निशान में भी क्लोजिंग हुई है और साथ ही आज अगर इसको थोड़ी भी मजबूती मिलती है तो शेयर अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है बढ़त के अंदर। यूनियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 2 ऐसे बैंकिंग स्ट्रक्चर है जहां पे कमजोर शॉर्टिंग है, यानी कि जब भी बाजार के अंदर थोड़े भी
हेल्प मिलेगी, शेयर पार्टिसिपेट करेंगे और मजबूती के साथ ऊपर आ सकते हैं। कोटक के तो रिजल्ट्स भी 2 दिन पहले काफी बेहतर थे, लेकिन यूपीएल लिमिटेड के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है, काफी कमजोर है और ये शायद पार्टिसिपेशन के अंदर फिर से अपने आप को सेल होता हुआ दिखेगा, इसलिए शॉर्ट के लिए कैंडिडेट हमने चुना है। टाटा ग्लोबल भी आप इस शॉर्ट करके चले, डेरिवेटिव शीट्स पे बहुत ही कमजोर काउंटर वापस बनता हुआ दिख रहा है, टेक्निकली भी वीक है ये शेयर, इसके अंदर भी आप किसी भी उछाल के अंदर बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन हेवल्स को बेनिफिट मिलेगा। एक तो कमोडिटी के प्राइसेस जो कम हो रहे हैं उसका, और साथ ही साथ जो इंडिया में इसकी पेनिट्रेशन है इसका भी, और तीसरा बेनिफिट है इसके अंदर कल टेक्निकल चार्ट पे काफी स्ट्रांग था और इसके अंदर काफी अच्छा पुश देखने को मिला है। एसबीआई पिंच हिटर शेयर इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं, एक अच्छे पुल बैक की उम्मीद है और देश का सबसे बड़ा बैंक है, बाजार में कहीं भी बैंकिंग के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई तो एसबीआई लीडर हो सकता है, और डीएलएफ को शॉर्ट करके चले, कमजोर बैलेंस शीट, कमजोर आंकड़े, कमजोर टेक्निकल चार्ट। 9 गेंदबाज 1 बल्लेबाज के साथ मैंने अपनी आज टीम को चुना है। आप देखिए केन इंडिया जिस तरह से कच्चे तेल में दबाव देखने को मिला है, इस स्टॉक में प्रेशर आज भी देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक के कमजोर नतीजों के बाद आज ये शेयर तो गिरेगा ही, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक जिसके नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। देखना होगा ये किस तरह की प्रोविजनिंग इस बार करते हैं। आईडीबीआई बैंक का कमजोर प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना गया है, इस साल 30% से ज्यादा पिट चुका है, आज भी यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ ही डिपेंडेबल शेयर होगा जियोजित बीएनपी पारिबा, आज इसके नतीजे आने वाले हैं। कल हमने देखा था हमारी टीम में रहकर 7% का उछाल दिखा चुका है, आज अच्छा प्रदर्शन दूसरे दिन लगातार दिखा सकता है। ये आईएससीआई, साउथ इंडियन बैंक, एफएनओ में छोटे टिकट साइज के दोनों ही शेयरों में प्रेशर देखने को मिल सकता है बाजार की कमजोरी के साथ साथ। और जीएमआर इंफ्रा में बिकवाली की राय, ये है मेरा फ्री हिट शेयर आज के दिन। बड़े डेट वाली कंपनियां, लीवरेज वाली कंपनियों से आपको इस समय बचकर रहना चाहिए, यहां पर खरीदारी नहीं देखने को मिलेगी अगर बाजार में रिकवरी आई भी, ये मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। और सन टीवी पर भी सिलेक्टर्स बेयरिश हैं, ईडी सीबीआई की जिस तरह से जांच चल रही है, ये स्टॉक में भी प्रेशर बरकरार रह सकता है। और बाजार प्री ओपनिंग सेशन में सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, 132 अंक ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती एसजीएक्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, 67 पॉइंट ऊपर। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेंसेक्स 0.5% ऊपर दिख रहा है और निफ्टी 1% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। तो इनमें से किस पे भरोसा किया जाए, सेंसेक्स जितना हम ऊपर खुलेंगे या निफ्टी जितना ऊपर खुलेंगे, इस पर एक फटाफट पोल करते हैं, बताइए प्रकाश। निफ्टी, रजत आपकी क्या राय है, निफ्टी जितना ऊपर खुलेंगे 1% या फिर सेंसेक्स जितना 0.5%? निफ्टी। ओके, सुब्रमण्यम साहब। जी निफ्टी। चलिए, तो राय सबकी निफ्टी की बराबर, तो उम्मीद करें कि एक दमदार तेजी होगी, 1% के आसपास बाजार मजबूत खुलते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी को देखिए लगभग 200 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। एक्सिस बैंक की एक बार फिर से बात करना चाहूंगा आपसे सुब्रमण्यम साहब, लगभग 3.3% दमदार ऊपर खुलने के संकेत है। इस वक्त 400 रुपए का लेवल दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, एक बेहतरीन ओपनिंग होगी नतीजों के बाद, ऐसा नजर आ रहा है। ये बताएं कि क्या लेवल्स अहम है, कितना ऊपर और जा सकता है, और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में मंदी की पोजीशन बनी है एक्सिस बैंक में वायदा कारोबार में खासतौर से, क्या आप उन ट्रेडर्स को ये राय देंगे कि खुलते ही काट लें अगर आपने मंदी की है तो? जी इनिशियल संकेत जो मिल रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली बाउंस बैक की जो आप बता रहे हैं, तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अगर उछाल मिले तो शायद यहाँ पर एक 425 तक जाने की पूरी संभावना है, और वहां पर मेरा मानना है कि शायद लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है और शायद एक वापस शॉर्ट्स की एक गुंजाइश बन सकती है। तो आई थिंक 425, 430 है काफी क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे जहां पर आई थिंक स्टॉक का एक वापस एक नीचे आने की पूरी संभावना है। चलिए, बाजार मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे शेयर हैं जो लाल निशान में खुलेंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं निफ्टी में। टाटा मोटर्स, केन, हीरो मोटोकॉर्प और विप्रो, इनको छोड़ दें तो बाकी सब शेयरों में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और जैसा कि अनिल भी कह रहे हैं, टॉप 3 गेनर्स में खुलते ही एक्सिस बैंक शामिल हो जाएगा, 3-3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। मेटल्स में काफी दिनों से पिटाई हो रही थी रजत, क्या ये बेस्ट बाउंस के कैंडिडेट्स हैं? अब अगर बाउंस देखने को मिलता है, आज देखिए प्री ओपनिंग सेशन में जो भाव सेटल हुए हैं उसमें वेदांता, हिंडाल्को, ये सब शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आप किसी पर तेजी करना चाहेंगे क्या?
देखिए, मुझको अगर तेजी करना ही है तो टाटा स्टील में करूंगा, उसमें मैं 229 के नीचे स्टॉप लगा के उम्मीद करूंगा कि 238 से लेकर 242 का स्तर दोबारा हासिल कर लेगा, ऐसा ही मैं सोचता हूं। बट हम आपको एक चीज कहना चाहते हैं खुलने की पहले, वो दैट इज केन एनर्जी इज वन स्टॉक दैट आई वुड बी बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझको जहां तक समझ में आ रहा है इसमें और ज्यादा गिरावट बाकी नहीं है, और ONGC के कंपैरिजन में ये मुझको ज्यादा ओवरसोल्ड लगता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस साल के बीच में आप ऑयल को काफी जो प्राइस है 26-27 इसी से काफी ऊपर में देखेंगे, और केन और एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। इसी के चलते कुछ हद तक मैं अपना क्लाइंटों को एयरलाइन स्टॉक से भी प्रॉफिट बुकिंग करवा देंगे, ऐसा ही मैं सोचता हूं, क्योंकि हमको एक चीज समझ में आ गया, जब ONGC भी बोलता है कि अपना निवेश वो अभी रुकावट पे रख रहे हैं, तो ऑयल का डाउन स्विंग का अंत होने की समय आ गया। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा वक्त दीजिए। 1998 के आसपास जब ऑयल प्राइसेस $11 तक पहुंचा था, तब विश्व की सब विशेषज्ञों ने जो कहा है उसी का एवरेज प्राइस प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 10 years $14, सबसे ऊंचाई की प्रोजेक्शन $15। ऐसा ही माहौल अभी बन चुका है, ऐसा ही माहौल अभी बन चुका है। और 1969-70 में बोइंग का प्राइस $9.5 था, तभी भी लोगों को ऐसा ही सोचता कि एयरलाइंस कुछ कम करेगा ही नहीं। तो दिस इज द टाइम यू बाय सम एनर्जी स्टॉक्स। वाह, तो एनर्जी स्टॉक खरीदेंगे तो रजत क्या क्रूड 40-45 तक हो जाएगा? अब तो कुछ लोग बोलने लगे, जैसे मैं रुचिर शर्मा को सुन रहा था थोड़े दिन पहले, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि क्रूड गिरेगा। रुचिर शर्मा, रामदेव अग्रवाल जी ने कहा था, रुचिर शर्मा $50 में जाके उसको खत्म कर दिया कि $50 में वो अगले 4-5 साल के ऊपर 4-5 साल तक वहीं रह जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑयल का साइकिल स्टडी करके और ऑयल का पुरानी प्राइस की जो मूवमेंट है उसको देखते हुए मैं कहता हूं कि इसी साल में ही आपको 50 के ऊपर देखने को मिलेगा 2016 में। ये भी आप देख लीजिए। यही तो आपके एक्सपीरियंस की हमें जरूरत होती है। इतने सालों से जो आप ट्रैक कर रहे हैं, ये पुराने साइकिल से ना वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने वाकई में देखे और एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए $50 $45 शायद इसी साल हो जाए। रामदेव अग्रवाल साहब भी ऐसा ही कह रहे थे, हमने पिछले इंटरव्यू में उनसे बात किया, और ये दो लोगों का नाम मैंने इसलिए लिया, रुचिर शर्मा और रामदेव अग्रवाल का। इन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि क्रूड में बड़ी तेज गिरावट आएगी और ये $50 के नीचे भी चला जाए तो बड़ी बात नहीं। तो चलिए, क्रूड में अगर रिकवरी आएगी तो एक बात पक्की है कि इक्विटी मार्केट में रिकवरी आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मूड बिगाड़ने वाला पूरी दुनिया भर में अगर कोई एक बड़ा फैक्टर है वो क्रूड है, दूसरा चाइना है। तो चलिए, क्रूड की रिकवरी अब हमारे काम की होगी, कुछ हद तक ये माना जा सकता है। लेकिन आज की ओपनिंग भी बड़े काम की होगी, क्योंकि हम 7400 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे ओपनिंग में। कल 7300 पर जो पुट बेचे गए हैं 17 लाख, आज सुबह सुबह ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन लोगों को अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने में कितना पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग 7300 के ऊपर हो और 7400 के ऊपर हो जाए तो फिर क्या कहने। तो मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की होने की तैयारी में। जो पिटे हैं वही बढ़ेंगे, उनमें बैंक्स और उनमें मेटल्स शामिल है, जो आज सुबह हम कह रहे थे कि यहां पर एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो बैंक्स और मेटल्स आज की रिकवरी को लीड करने के लिए तैयार हैं। एक्सिस बैंक पर नजर रखिए, मजबूत नतीजों के बाद, मजबूत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उम्मीद के मुताबिक एसेट क्वालिटी आती हुई दिखी है और लोग काफी शॉर्ट पोजीशन पहले से बनाकर रखे हुए हैं, तो आज शॉर्ट कवरिंग होने की पूरी संभावना वहां पर भी दिख रही है। तो देखना होगा बैंक्स, SBI, BOB, एक्सिस ये अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी। पहली इनके आपकी स्क्रीन पर डबल सेंचुरी के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स ने 200 अंक ऊपर, और निफ्टी 70 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ 1% का इजाफा सेंसेक्स और निफ्टी में। 240 अंक ऊपर अब सेंसेक्स, और निफ्टी 75 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ दिखा है। तो शानदार शुरुआत, और इस शुरुआत को लीड कर रहा है एक्सिस बैंक। 400 के पार निकलकर 410.7 का लेवल, 5% की बड़ी तेजी एक्सिस बैंक में होती हुई दिख रही है। और एक्सिस बैंक के शानदार नतीजों का असर दिख रहा है ICICI बैंक पर, यस बैंक पर, लेकिन सरकारी बैंक भी पीछे नहीं है। BOB, SBI, PNB 2-2 से 3-3% तक की बेहतरीन मजबूती। अब देखिए मेटल्स ग्लोबल रिकवरी का फायदा उठाते हुए वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को ने दमदार शुरुआत की है 2 से 4% तक की मजबूती के साथ। तो ये एक बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है? FMCG दिग्गज ITC 1.5% कमजोर है, लीवर 0.5% कमजोर है, तो और फार्मा में थोड़ा बहुत ल्यूपिन, थोड़ा बहुत विप्रो IT में, यानी कि कुल मिलाकर डिफेंसिव शेयर कमजोर हो रहे हैं, हाई बीटा सेक्टर्स मजबूत हो रहे हैं। वायदा कारोबार का एक जायजा दे दूं आपको, किस तरह का रुझान वहां पर है।
मजबूत शेयर का नाम पहले लूं, आईडीबीआई बैंक 6.5% का बड़ा उछाल, टॉप गेनर पिटा भी इसी तरह से था। और दूसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। एक्चुअली इस पर मेरे को सवाल लेना था, रह गया प्री ओपनिंग में। इंडिया सीमेंट और आईडीबीआई बैंक क्यों लीड कर रहे हैं वायदा कारोबार को आज सबसे ऊपर? उसकी वजह यह है कि दोनों ही स्टॉक कल वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकले, और बैंड से बाहर निकलते ही आप देखिए किस तरह की दमदार तेजी की पोजीशन बन रही है। लेकिन बेहतरीन नतीजों का असर एक्सिस बैंक पर है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर है। यहां पर आप देखिए 5% का बड़ा उछाल आ चुका है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स बेहतरीन उछाल दिखा रहे हैं। JSW एनर्जी कल नतीजे आए थे। उसके अलावा आप देखिए जेट एयरवेज 3% की शानदार तेजी यहां, और जेन इरिगेशन ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर 4% मजबूत। 250 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में, निफ्टी 72 अंक मजबूत। मिड कैप शेयरों में देखिए उछाल कहीं ज्यादा 1.5% का, और बैंक निफ्टी लगभग 300 अंक ऊपर 2% की उछाल के साथ। हेमंत, आपकी नजर कहां है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर आप देखिए कई दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि गिरने वाले शेयरों के सामने 8 बढ़ने वाले शेयर हैं, तो ये काफी पॉजिटिव होता हुआ। और आईडीबीआई बैंक जो फॉल में सबसे आगे था, आज देखिए वहीं पर एक बाउंस देखने को मिला है। 8% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सन टीवी भी पिटा था, कल भी हमने देखा था 5-6% की गिरावट थी, आज 3% का उछाल। एविएशन शेयरों ने मजबूत शुरुआत करी है, खासतौर पर जेट में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आईटीसी ये वो हैवी वेट है जो बाजार को थोड़ा सा नीचे खींचने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा गिरा है ये, और HUL में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो FMCG पैक देखिए कमजोरी के साथ इस समय खुलता हुआ नजर आ रहा है, FNO में कम से कम। इसके अलावा जेन इरिगेशन में दबाव देखा जा रहा है, तो 2.5% की गिरावट के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यूनिटेक जैसे कमजोर शेयर आज भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। DLF में भी लाल निशान के साथ ही शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन बहुत अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है, और मिड कैप में ज्यादा अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों के बाद देखते हैं उस शेयर में कितनी तेजी बनी है। जी हाँ, आप देखिए 4% मजबूत है, गति के नंबर्स कमजोर थे, वो अब खुलता हुआ दिख रहा है करीब करीब 2% के नीचे। साथ ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नंबर्स के बाद देखते हैं वहां पर किस तरह की ओपनिंग हुई है। मार्केट के साथ 2% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नंबर्स काफी पॉजिटिव थे, घाटे से मुनाफे में आई थी ये कंपनी, करीब करीब 3% का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। टाटा स्पॉन्ज के नंबर्स कमजोर थे, देखते हैं ओपनिंग कैसी हुई है। ये हमारे टॉप 5 शेयरों में भी शामिल था, और आप देखिए ये कमजोर नंबर्स के दम पर कमजोरी ही दिखा रहा है। तो रिजल्ट रिएक्शन जरूर मार्केट में देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंफ्रा 2.25% मजबूत, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 2.5% मजबूत नतीजों के बाद। KPIT टेक्नोलॉजी 2.5% कमजोर है, हालांकि नतीजे इतने खराब नहीं दिखे, मार्जिन सुधरे, लेकिन फिर भी स्टॉक पर दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन बाजार पर कहीं कोई दबाव है नहीं। ऐसा नहीं कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाजार फिसलने के मूड में हो। अभी तो शॉर्ट्स कट रहे हैं। 7,300 के पुट जिन्होंने बेचे वो अभी अपनी कवरिंग करने में लगे हुए हैं। आप देखिए 7387 का हाई है, और वहां से महज हम 10 पॉइंट नीचे है। 7372 ये लो है, यानी कि शुरुआती कारोबार में 10-12 पॉइंट की रेंज अब तक निफ्टी पर रही है, तो मजबूती साफ तौर पर दिख रही है। बैंक निफ्टी देखिए 15,300 15,500 जो ऊपर के 2 लेवल है, पहला लेवल 15,300 के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 300 अंकों की बड़ी उछाल बैंक निफ्टी में हो चुकी है। हमारे एक्सपर्ट सब हमारे साथ हैं, रजत बौद्ध साहब हैं, सुब्रमण्यम साहब और प्रकाश दीवान जी भी, इन्हीं की राय ली जाए। अब इन लेवल पर रजत, इंट्राडे ट्रेड एक निफ्टी पर 7,375 पर खरीदेंगे या बेचेंगे? 7,340 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदूंगा, 7420 से 7430 का टारगेट मान के। इसके अलावा छोटे मझोले शेयर देखिए, NIIT लिमिटेड अब 9-9.5% का उछाल दिखा रहा है। मिड कैप्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 1.25% मजबूती के साथ देखिए मिड कैप सूचकांक खुला है, तो सेंसेक्स निफ्टी से ज्यादा तेजी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है, और मिड कैप से ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयरों में देखने को मिल रही है। और यही बाजार को दरअसल संभाल रहे हैं आज। बैंक निफ्टी 2.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर एक शेयर बैंक निफ्टी में आपको चुनना हो तो प्रकाश वो कौन सा होगा जहां आपको लगता है लॉन्ग साइड की पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है? यस बैंक, बैंकिंग क्षेत्र में इसके नंबर्स आने वाले। बिल्कुल, खास करके जैसे मैंने कहा था एक्सिस में आज बाउंस बैक जरूर है, बट इन द लॉन्ग टर्म वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। तो बैंक निफ्टी का टेक्निकली भी और डेटा के हिसाब से जो ऑप्शन डेटा है उसमें भी एक खास बाउंस बैक जो दिख रहा है, 16,000 तक भी जाने की पूरी वो क्षमता है उसको क्रॉस करने की। इस वजह से निफ्टी में आज आप जो अनिल जी ने कहा कि स्ट्रेंथ बहुत है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको इतना सपोर्ट अच्छा दे रहा है। जब बैंक निफ्टी नहीं देता सपोर्ट तो निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं टिक पाता है,
और इस लिहाज से मुझे लगता है कि 7400 की जो कॉल राइटिंग कल हुई है वहां भी अब अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी, जो कवरिंग शुरू होगी, तो उससे एक्सेलरेटेड आपका एक वापस 7450 तक जाने का आज स्कोप रहेगा, क्योंकि 7400 पर भी कल 11 लाख बहुत ज्यादा 17 लाख शेयर तो 7300 के हैं। वो पहले मुश्किल पैदा कर रहे हैं मंदी वालों के लिए, और 7400 के पार निकल गए तो ये और तैयार होंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए। एक और बात जो आपने कही ना, बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ, मैं डेटा देख रहा था, 87 करोड़ के बिकवाली के आंकड़े इंडेक्स फ्यूचर्स के हैं, लेकिन उनमें एफआईएस के उनमें बैंक निफ्टी में उन्होंने खरीदारी की। बिल्कुल, बैंक निफ्टी वाज पॉजिटिव। हाँ, तो कल बैंक निफ्टी इतना गिरा, लेकिन एफआईएस की तरफ से बैंक निफ्टी में खरीदारी हुई है, और उसका असर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेडर्स अब कवर करने के लिए भाग रहे हैं। 15,300 पहला बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट आज का तो हासिल हो चुका है, अब 15,500 के लेवल पर नजर होनी चाहिए। सुब्रमण्यम साहब, क्या लगता है इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में खरीदारी का मौका अब भी है? मेरा मानना है कि शायद थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेफिनेटली अगर टेक्निकली देखें तो डेफिनेटली एक ओवरसोल पोजीशन है, तो अगर किसी को इसका फायदा उठाने के शायद जैसे हमने निफ्टी का स्ट्रैटेजी दिया था वैसे एक फरवरी का एक कॉल लिया जा सकता है। आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो 15,200 का कॉल लिया जा सकता है, और वो एक कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा कि कम से कम अपने पास एक्सपायरी तक, फरवरी का एक्सपायरी तक रुक सकते हैं, तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। बट टेक्निकली एग्री कि यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड है, तो इस लिहाज से बाउंस आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, अगर आज आप देखें निफ्टी में टॉप 5 गेनर्स तो आपको उसमें से ज्यादातर बैंक्स ही दिखेंगे, और शुरुआत एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये टॉप 6 गेनर्स में से 5 बैंक्स हैं। तो आप समझ सकते हैं बैंक्स जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रजत, अगर एक पीएसयू बैंक आपको चुनना हो तो किसमें आप तेजी करना चाहेंगे, क्योंकि पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा प्रेशर था पिछले कई दिनों से? देखिए, आज के दिन सबसे बढ़िया मुझको स्टेट बैंक लग रहा है। स्टेट बैंक 180 पार कर जाएगा तो उसमें स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, तो स्टेट बैंक ही लेना चाहिए। आई वुड स्टिल वाउच फॉर स्टेट बैंक। ओके, अब एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं सुब्रमण्यम साहब, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। टाटा मोटर्स इस मजबूत बाजार में ये थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर थोड़ा ही है, और वो है लगभग 0.5% का। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है आपसे कि मैं देख रहा हूं ओपन इंटरेस्ट में यहाँ अच्छी बढ़त दिख रही है मुझे, 2.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है शुरुआती मिनटों में, 6 लाख शेयर नए जुड़े हैं। क्या मंदी की पोजीशन बन रही है, या क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में आज के सेशन में? अगर टाटा मोटर की बात करें तो हमने यहाँ पर डेफिनेटली 325 स्पेस पे हमने फुट राइटिंग देखी है, और लेकिन काफी क्रिटिकल जोन पे है अभी। अगर 300 यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकली यहाँ पर 330-35 का एक अच्छा खासा बेस बनी है, और शायद यहाँ से एक बाउंस आने की संभावना है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद अगर किसी को यहाँ पर लॉन्ग करने की है तो शायद एक 330 यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर तेजी की जा सकती है, क्योंकि लास्ट फ्यू सेशंस में हम देखें थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग आ रही है, और शायद ये 325-330 का अच्छा क्रिटिकल सपोर्ट बन सकता है। तो एक 345 यहां तक एक मॉडेस्ट टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो टाटा मोटर्स पर ये राय, यही एक ऐसा शेयर है जो दबाव में दिख रहा है, और उसके साथ साथ मारुति भी देखिए, ये भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। तो ये दो ऑटो मेजर्स हैं जो लाल निशान में ट्रेड करते हुए इतने बेहतरीन बाजार में, और इसके साथ देने के लिए अब टीसीएस का स्टॉक भी आ गया है। टीसीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है, ओएनजीसी में भी प्रेशर है, और आईटीसी आज गिरावट में सबसे खराब प्रदर्शन दिखाता हुआ करीब 1.25% नीचे आईटीसी का शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेंगे अपने विशेषज्ञों से विदा। प्रकाश, सुब्रमण्यम साहब, रजत, आप तीनों का धन्यवाद समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद जी। 400 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ 2.5% की शानदार मजबूती देखने को मिल रही है, और एक गिरने वाले शेयर के सामने अब 8 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हो गए हैं। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में आज, शानदार, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इस तरह की तेजी जो लीड बैंक से हो रही, जो प्रकाश भी कह रहे थे, ये काफी बेहतरीन है। लेकिन इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए? ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस बैक है, या फिर बाजार 20% करेक्ट होने के बाद एक अच्छा मौका दे रहे हैं निवेशकों को पैसा लगाने का, बेहतरीन शेयर चुनने का? ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप ऐसे वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब वाकई में दर्शकों को सबसे ज्यादा जरूरत है डायरेक्शन की, क्योंकि अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या बाजार वो तेजी के मार्केट से मंदी के मार्केट में तो नहीं शिफ्ट हो गया? 20% करेक्ट हो गया, उसके बाद अब गिरेगा तो ये कहेंगे कि तेजी पूरी खत्म हो गई और मंदी चालू हो गई। क्या कहेंगे आप, इस बाजार को कैसे देखते हैं सर?
अनिल जी, मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूं जी। अगर एक कंपनी है जो ऑयल इंपोर्ट करती है और अब ऑयल प्राइसेस नीचे चले गए, और जब वो कंपनी ऑयल इंपोर्ट करती थी तो बोरोइंग करती थी, लोगों से पैसे लेके ऑयल खरीदती थी। अब ऑयल प्राइसेस चूंकि नीचे चले गए, कंपनी की ऑयल इंपोर्ट बिल तकरीबन 60 से 70% कम हो गई। अब उसे लोगों से पैसे बोरो करने की जरूरत नहीं है, खुद की सेविंग्स में से ही वो ऑयल खरीद रहा है। अब इस कंपनी को आप इस तरह से मारेंगे कि अरे ऑयल प्राइस नीचे हो गई, इस कंपनी का क्या होगा, या इस कंपनी को आप सराहेंगे, खरीदेंगे कि चलो लोअर ऑयल प्राइस की वजह से अब इस कंपनी को मुनाफा होगा। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो भारत देश है। पहले हम तकरीबन $150 बिलियन खर्चा करते थे ऑयल इंपोर्ट करने में, और फिर लोगों से पैसा बोरो करते थे उसको फंड करने के लिए। आज चूंकि ऑयल प्राइसेस $120 से $28 की तरफ आ गई है, तो हमारा इंपोर्ट बिल तकरीबन आधा हो चुका है। ये $70 बिलियन की सेविंग जो भारत देश बना रहा है, वो कहीं न कहीं कभी न कभी तो मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी। शायद आज के दिन में वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, शायद वो 15 दिन के बाद करेगी। तो आप कह रहे हैं कि इस समय बहुत अच्छा मौका है फिर नीलेश भाई भारतीय बाजारों में निवेश करने का, और जो लोग अभी बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं वो और इंतजार ना करें, इस समय पैसा लगाना शुरू कर दें। अगेन मैं एक और कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि भारत में बेटिंग सट्टेबाजी की मार्केट बहुत बड़ी है जी। कोई कहता नहीं है कि हम ये करते हैं, इलीगल भी है, बट जो हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो ये कहता है कि इलेक्शन की मार्केट हो या IPL की क्रिकेट मैच हो, इसके ऊपर बहुत बड़ा सट्टा होता है। अब जब आप स्टॉक मार्केट को देखें, एंड मैं थोड़ा एग्जैजरेशन करके बात करना चाहूंगा कि 100 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए का हो जाए तो आप 90% खोते हैं, बट यही शेयर अगर 10 रुपए का वापस 100 रुपया हो जाए तो आप 900% कमाते हो। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे करेक्शन में आपको 1 पे 10 का भाव मिलता है। ये भाव आज तक इलेक्शन की मार्केट में या IPL की मार्केट में नहीं मिलता है, और फिर भी हमारी कम नसीबी है कि जितना पैसा सट्टे के बाजार में इलेक्शन के ऊपर, IPL के क्रिकेट मैच के ऊपर लगता है, उससे कहीं कम पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है। तो अब करेक्शन में आपको 1 पे 2 का, 1 पे 3 का, 1 पे 4 का भाव मिल रहा है, इसको आप अपनाइए, इसको इस मौके को जाने मत दीजिए। लेकिन मौके को जाने न दे, ये बात तो सही है, लेकिन एक डर बहुत है लोगों में इस वक्त, और डर ये है कि दुनिया भर में क्या होगा पता नहीं, खासतौर से चीन में, क्योंकि लोग ये कहते समझ में नहीं आता कि चीन में हो क्या रहा है, खबरें पता नहीं पूरी बाहर आती है नहीं आती, उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है, और लोग कंपेयर करते हैं 2008 के क्राइसिस से, लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस से। तो ये जो डर है, इससे कैसे बचे? अनिल जी, अगेन मैं कुछ अलग तरीके से आज बात करने की ठान के आया हूं। तो आपने भी एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा जिसमें बताया था कि 8 साल की साइकिल चलती है। 92 में मार्केट गिर गया था, 2000 में 8 साल के बाद गिर गया था, 2008 में भी 8 साल के बाद गिर गया था, तो 2016 में 8 साल के बाद कैसे टिकेगा? इसे तो गिरना ही है, ये 8 साल का साइकिल है। अब मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 1992 में जिस स्टॉक से लोगों ने पैसे बनाए थे, वो कर्नाटका बॉल बेयरिंग, मजदा फाइनेंस, ऐसी कंपनीज थी। उस समय का PE रेशो 60 के ऊपर था। उस समय डेट मार्केट में से घुमा के पैसा इक्विटी मार्केट में लाया गया था, जो परमानेंट कैपिटल नहीं था। 2000 के साल में जिस स्टॉक पे पैसे बने वो पेंटा मीडिया, DSQ सॉफ्टवेयर, सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज, इस टाइप की TMT कंपनीज में थे। उस टाइम पे एवरेज PE ऑफ मार्केट 38 के आसपास था, और TMT स्टॉक्स के कई स्टॉक्स तो 100 के PE पे चल रहे थे। कंपनी अपना नाम बदल देती थी XYZ फाइनेंस से XYZ इन्फोटेक, और शेयर डबल हो जाता था। तब वहां पे करेक्शन हुआ। 2008 में भी अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सब स्टॉक में तेजी हुई थी, और ब्रॉड मार्केट भी 35 के ऊपर चला गया था। आज 2016 में जब हम खड़े हैं
तो जिस स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो HDFC बैंक है, हिंदुस्तान लीवर है, मारुति सुजुकी है। इस वक्त ब्रॉड मार्केट का पी 16 के 16 टाइम्स FY16 है और 14.5 टाइम्स FY17 है। अब लोग ये कहे कि 8 साल की साइकिल यहाँ पे आएगी, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन एंड 2016 विल ब्रेक दिस मीथ ऑफ 8-year साइकिल। बिल्कुल। नीलेश भाई, ये बताइए फिर ऐसे में कई सारे लोग इस बाजार में मिड कैप्स में निवेश करने के लिए उतर जाते हैं, क्या ये सही रणनीति है? और आप भी क्या ये मानते हैं कि इस समय लार्ज कैप्स में निवेश करना ज्यादा बेहतर है बनस्पत मिड कैप्स के? डेफिनेटली, अगर आप देखिए तो FII की सेलिंग की वजह से मार्केट नीचे गिरा है। कुछ हद तक हमारी डोमेस्टिक रीजंस भी है, बट बल्क ऑफ द सेलिंग हैज बीन लेड बाय FII। एंड आज तक मतलब सन 2015 में अगर हम देखें तो FII की सेलिंग के सामने खाली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड खड़े थे, बाकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो उतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। FII की सेलिंग मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा रही थी। इस वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स नीचे आ गए हैं वैल्यूएशन में, प्राइस में, और मिड कैप स्टॉक्स अभी भी लार्ज कैप्स की ऊपर के भाव पे, ऊपर के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त दो चीज चेंज हो रही है। अगर हम जनवरी 2015 का साल से शुरुआत से अब तक का देखें तो FII ने कुल मिला के 7,000 करोड़ से ज्यादा माल बेचा है, म्यूचुअल फंड ने 3800 करोड़ से ज्यादा का माल लिया है और 3200 करोड़ से ज्यादा का माल इंश्योरेंस ने लिया है। तो अब तक खाली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड FII के सामने खड़ा था, अब इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ी हुई है। और इस वक्त लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे वैल्यू दिख रहे हैं, वैल्यूएशन वहां पे रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि ये अक्टूबर 2008 की तरह एकदम स्क्रीमिंग बाई पे पहुंच गए हैं, ये अभी फेयर वैल्यू के थोड़े नीचे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही सस्ते हो गए हैं। बट इस वक्त मतलब लार्ज कैप में निवेश करना मिड कैप में निवेश करने से अच्छा रहेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से लार्ज कैप्स आकर्षक हैं, वहां निवेश करना ज्यादा ठीक है। अच्छे करेक्शन के बाद मैं अगला सवाल लूं नीलेश भाई से, लेकिन उससे पहले बता दूं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है इस वक्त बाजार में। हालांकि अब भी सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है, निफ्टी अब भी 60 अंक ऊपर है, लेकिन आज का हाई मैं आपको बता दूं निफ्टी का 7,398, जो 7,400 के आसपास के लेवल की हम बात कर रहे थे, लगभग उन्हीं लेवल पर पहुंचा निफ्टी और वहां से 35 अंक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है इस वक्त। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जायज भी है ऊपर के लेवल पर आना। लेकिन नीलेश भाई, एक और, क्योंकि आपने व्हाट्सएप मैसेजेस की बात की, आपका खुद का एक मैसेज व्हाट्सएप पे काफी चल रहा है कि नीलेश भाई ये कह रहे हैं कि बड़ा पैसा हिंदुस्तान के बाजारों में घरेलू निवेशकों का आने वाला है अगले साल 2 साल में, और उससे बाजार में बड़ी मजबूती बढ़ेगी। आपकी क्या कैलकुलेशन है, कितना पैसा आप उम्मीद कर रहे हैं बाजार में आएगा, और ऐसे में क्या FIs की इतनी बिकवाली आप हम सारे घरेलू निवेशक मिलकर झेल लेंगे? अनिल जी, वो जो व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है उसमें थोड़ी एग्जैजरेशन है, तो आपने मुझे मौका दिया उसको करेक्ट करने का। ये बात सही है कि आने वाले 5 सालों के अंदर घरेलू निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट में काफी आएगा। इस वक्त हम जो टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड की साइज है वो तकरीबन 4 लाख करोड़ की है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर घरेलू निवेशक इससे डबल पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, और ये पेस कोई नामुमकिन नहीं है। पिछले 2 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने जितना पैसा मार्केट में लगाया है वो उसके पहले के 10 साल से ज्यादा है। तो 2 साल में हम 10 साल से ज्यादा दौड़े हैं। तो आने वाले 5 सालों में घरेलू निवेशक आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दुगना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाए, इसकी रीजनेबल पॉसिबिलिटीज हैं। इसका अगर मैं ब्रेकअप देखूं तो आज की तारीख में तकरीबन 90 लाख इन्वेस्टर्स हमारे साथ SIP करते हैं और 25 से 30 हजार करोड़ रुपया हर साल हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में देते हैं। बाकी कुछ हम लमसम भी बेचते हैं। तो कुल मिला के लास्ट ईयर हमने 72,000 करोड़ रुपया इक्विटी मार्केट में लगाया था। आने वाले 5 सालों में अगर यही रेट मेंटेन किया तो 3.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में लगाएंगे। LIC तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए हर साल इक्विटी मार्केट में लगाता है, तो उनकी तरफ से 2.5 लाख करोड़ आने की उम्मीद है। जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो 2014-2015 में नेट सेलर्स रहे थे, बट हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में वो भी कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपया लगा दे। और जो सबसे बड़ा डेल्टा चेंज हो रहा है वो ये है कि आज तक हमने प्रोविडेंट फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इस साल से उन्होंने शुरुआत की है।
शुरुआत थोड़ी कमजोर रही है बिकॉज मार्केट गिर गया है, बट उनको जितना पैसा लगाना है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में हो सकता है, और उनके लिए ये करेक्शन एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि सस्ते भाव में अच्छा माल मिल सकता है। तो 3.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के, 2 लाख करोड़ प्रोविडेंट फंड के, 2.5 लाख करोड़ LIC के और 1 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब मिला के तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपया जो आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दुगना है वो स्टॉक मार्केट में आ सकता है। बिल्कुल, जबरदस्त कैलकुलेशन है जी हाँ। तो नीलेश जी, यही सवाल है फिर ये पैसा लगेगा कहाँ पर? और मैं अर्निंग सीजन देख रहा था अब तक जो आया है, ये बताइए आपको कैसे लगे अब तक जो नतीजे आए हैं? IT सेक्टर तो कम से कम सब दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आ गए हैं, शुरुआत IT सेक्टर से ही करेंगे, कैसे लगे आपको नंबर्स फिर? रिजल्ट्स में एक ट्रेंड होता है कि जो अच्छे रिजल्ट है वो जल्दी आते हैं, जो बुरे रिजल्ट है वो बाद में आते हैं। तो अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, कल सीमेंट कंपनी, एक लार्ज सीमेंट कंपनी का रिजल्ट आया, प्रॉफिट्स आर अप 39%। उसके पहले दिन एक लार्ज पेट्रोकेमिकल कंपनी का रिजल्ट आया, प्रॉफिट्स आर अप 39%। उससे पहले के दिन एक लार्ज IT कंपनी का रिजल्ट आया और वो भी मतलब इतना कोई ग्रोथ नहीं दिखा पाए थे, बट जो कमेंट्री दी और जो नंबर्स आए थे वो मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे। तो अब तक के जो नंबर आए हैं इन्होंने ये ट्रेंड जारी रखा है कि जो अच्छे रिजल्ट है वो पहले आते हैं, जो बुरे रिजल्ट है वो बाद में आएंगे। बिल्कुल, तो रिजल्ट सीजन में शुरुआत में इतना खुश होने की जरूरत है, लेकिन चूंकि आप बैंकिंग सेक्टर पर काफी अच्छी गहरी पकड़ भी रखते हैं, ये जो अब नए नियम की बात RBI कर रहा है प्रोविजनिंग के लिहाज से, NPS के लिहाज से, और उससे लेकर काफी डर बना हुआ है। 2 सवाल है, एक तो इसका क्या असर पड़ेगा बैंकिंग शेयरों पर, दूसरा सवाल है कि क्या ये PSU बैंक्स इन लेवल्स पर आ गए हैं जहां पर एक अच्छा मौका है, वैल्यू है खरीदारी करने का, क्योंकि हम देख रहे थे कि HDFC बैंक के मार्केट कैप के बराबर सारे PSU बैंक्स का मार्केट कैप हो गया है। डेफिनेटली अनिल जी, एक तो RBI की सराहना करनी चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। जब मार्केट को कुछ समझ में नहीं आता है, जब अनसर्टेनिटी रहती है, नॉन ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो वर्स्ट चीज वो प्राइस करता है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बट ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है, उसके सामने क्या सिक्योरिटी मिली है, उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो लोगों ने जो PSU बैंकिंग स्टॉक है उनकी धुलाई कर दी है, और एक ऐसा रिडिकुलस समय आ गया है कि एक बैंक जिसकी 4,000-5,000 ब्रांचेस है वो एक ब्रोकरेज कंपनी से लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। ये सारी बैंक अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही है। सारी PSU बैंक जो मिला के 75% ऑफ इंडियन बैंकिंग बैलेंस शीट चला रही है, उनकी मार्केट कैप इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की मार्केट कैप से कम हो गई है। तो मार्केट को जो चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपके पास कितनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उसके सामने क्या सिक्योरिटी है, और आप किस तरह से इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये नए बैंकरप्सी कोड की वजह से, नए SDR की वजह से क्या आप अपनी रिकवरी कर पाएंगे? क्या वो प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी से पैसे साइफन ऑफ किए हैं उनके पास से जाके आप पैसा वसूल कर पाएंगे? ये जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी वैसे वैसे PSU बैंकिंग स्टॉक के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्रिटिकल चीज ट्रांसपेरेंसी है। बिल्कुल नीलेश भाई, जो अगला बड़ा इवेंट जिस पर बाजार की नजर है वो बजट है, अगले महीने आने वाला है, और पहले आपने कवायद करी है सरकार से कि गोल्ड बॉन्ड्स लाने चाहिए, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम्स लानी चाहिए, और सरकार ने वैसा किया भी है। ये बताइए इस बार आपकी वित्त मंत्री से क्या सिफारिश होगी, क्या करना चाहिए? एक तो वित्त मंत्री जी को एक बड़ी कुशल बैलेंसिंग करनी है। उन्हें अपना सारा अनुभव इस दांव पे लगाना है कि एक तरफ उन्होंने मार्केट को कहा था कि हम 3.5% फिस्कल डेफिसिट टू GDP टारगेट करेंगे सन 2017 के लिए। उसके साथ साथ उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करना है 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनके साथ साथ उन्हें कुछ पैसा प्रोवाइड करना है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि ग्रोथ बरकरार रहे। तो उन्हें बहुत कुशल तरीके से 2 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करना है, एक पैसा दे खर्चे के लिए, एक पैसा दे इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा पैसा रेज करे विदाउट डिस्टर्बिंग दिस 3.5% टारगेट। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी फिनेंस मिनिस्टर से कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है,
कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, कहीं लैंड है, कहीं टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है, कहीं कोल माइंस है। आप उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करें रादर देन इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन ऑन कॉमन मैन। तो अगर आप अपने असेट्स को मोनेटाइज करके ये 1 लाख करोड़ जो 7th पे कमीशन के लिए देना है या इन्वेस्टमेंट के लिए देना है, अगर आप असेट मोनेटाइज करके उसको फंड कर पाए तो मेरे हिसाब से इस बजट को लोग बहुत सराहेंगे। बिल्कुल, तो ये बजट से उम्मीद है। लेकिन नीलेश भाई, चूंकि आपकी राय बाजार में अच्छे शेयरों को चुनने की है, मैं जानना ये चाहता हूं कि किस तरह के सेक्टर्स का चयन किया जाए इस वक्त। क्या ऐसे सेक्टर्स जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं उनमें पैसा लगाना ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर आप कुछ और स्टोरीज और थीम्स देख रहे हैं इस वक्त निवेश के लिए? इस वक्त लार्ज कैप पूरा का पूरा मतलब मोटा मोटा सारे लार्ज कैप स्टॉक्स काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। अगेन मेरी कैवियट यही है, ये एकदम सस्ते दाम पे नहीं मिल रहे हैं बट रीजनेबल दाम पे मिल रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह हमारा इकोनॉमिक माहौल है, ये एक्सपेक्टेशन करनी थोड़ी गलत होगी कि मार्केट यहाँ से एकदम सस्ता हो जाएगा। अपने को यहीं से निवेश करना चालू करना पड़ेगा। SIP के थ्रू, रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप निवेश करें तो वो बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज है कि किस थीम को पकड़ा जाए। तो जैसे आपने अनिल जी कहा कि घरेलू थीम बढ़िया रहेगी। इस वक्त ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर डाउट है, हमारा रुपया बाकी सब करेंसीज के सामने काफी स्ट्रांग रहा है और उस वजह से हमें जो एक्सपोर्ट पे बेनिफिट मिलना चाहिए वो शायद कम मिलेगा। तो इस वक्त जो घरेलू थीम है, जैसे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आएगा, अगर 25,000 करोड़ आप टैक्स का काट भी ले तो उनकी जेब में 75,000 करोड़ रहेगा। वो जाके जो खर्चा करेंगे, जिस क्षेत्र में ये 75,000 करोड़ का खर्चा होगा वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज है, या ये लोग जाके अगर अपने घर खरीदेंगे तो सीमेंट एंड होम मटेरियल्स कंपनी है। ये टाइप की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड कंपनीज है उसमें निवेश करने में फायदा होगा। सर शुक्रिया आपका आज फिर से CNBC आवाज पर आने के लिए, और बाजार में वो जो कॉन्फिडेंस है, जो जरूरत है जिस कॉन्फिडेंस की, उसको वापस से देने के लिए धन्यवाद आपका। आपसे आगे भी बात जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ एक मिनट बोल रहा हूँ। अनिल जी, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा। जी जरूर। ये एक बहुत अच्छा कोट आज सुबह मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में है, बट मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये आपके टीवी पे मैं बोल सकूं। ये कोट है होवर्ड मार्क्स करके एक गुरु का। उन्होंने कहा है कि ऑन वॉल स्ट्रीट टुडे न्यूज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट सेंट द स्टॉक मार्केट अप, बट देन द एक्सपेक्टेशन दैट दिस रेट्स वुड बी इन्फ्लेशनरी ब्रॉट द स्टॉक मार्केट डाउन until the realization that lower rates might stimulate the sluggish economy pulled the stock market up before it ultimately went down because lower interest rates might end up lead to reimposition of higher interest rates. तो उन्होंने बहुत कुशल तरीके से मार्केट के साइकिल को बताया है। मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होने का, अपना काम है उस नीचे मार्केट में पैसे बनाने का, भाई सही तरह से निवेश करके। बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन और एक ही खबर को 2 अलग अलग तरीके से पढ़ना, समझना और उस पर रिएक्शन करना, ये मार्केट की इस वक्त की सेंटीमेंट है, ये बताने की कोशिश की नीलेश भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन इस बीच आप देखिए बाजार ऊपरी स्तर से फिसलते हुए दिख रहे हैं, न सिर्फ हम बल्कि पूरे एशियाई बाजार, और उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ रहा है। निफ्टी अब है 45 अंक मजबूत, हालांकि आधा % की तेजी अब भी है। सेंसेक्स अब 135 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी में 300 अंकों की मजबूती, जो कुछ देर पहले गिरावट ऊपरी स्तरों से देखी जा चुकी है। जापान के बाजार में जो डाउ फ्यूचर हम देख रहे थे घंटे भर पहले 125 पॉइंट ऊपर, वो मात्र 50 अंक के ऊपर बचा है। तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी है दुनिया भर। तो वक्त आ गया है हेमंत के बॉलर्स के एक्टिव होने का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज और FIs पर गहरी पकड़ रखने वाले, दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ रखने वाले एम्बिट कैपिटल के CEO सौरभ मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल होने। सौरभ जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अब मुझे याद आ रहा है कि आपकी अकेले की आवाज थी कि 8,500 से लगातार आप कह रहे थे कि ये बाजार खरीदने वाला नहीं है, बेचने वाला है, बेचने वाला है, तब कोई सुनता नहीं था। अब मैं सवाल आपसे ये नहीं पूछूंगा आपके लेवल शायद आगे है या नहीं आए अभी, या अभी और नीचे जाना है, ये बताइए सर। So I'll stick to the view that I articulated 7-8 months ago that Sensex 22,000 is when the market in totality becomes
becomes cheap enough to buy. Obviously, there are certain specific companies which are already attractive enough to buy. But if you're considering buying the market in totality, I think it's worth being a little bit more patient. There's still plenty of bad news that'll hit global capital markets, not just India, but the world in totality. There's plenty coming from China, from the commodity ecosystem. But there are specific stocks we can consider buying even now. ओके, तो सौरभ कह रहे हैं अभी वैसे इंतजार करना सही होगा। 22,000 का उनका जो लेवल था उससे अभी हम 2,000 पॉइंट दूर हैं। सेंसेक्स में 24,000 का स्तर हमने देखा है, उसके करीब इस समय ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन सौरभ, आपने ये भी कहा कि कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी करना चाहेंगे। आज CNBC आवाज पर हम दिन भर ऐसे ही शेयरों की बात कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए हैं, सेल लगी है, ये भी हम कह रहे हैं। ये बताइए तो कहां पर निवेश करने की शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा शेयर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? So I think as Nilesh Shah mentioned, urban India is probably the only spot of optimism in what is otherwise actually quite a difficult economic situation for India. Our capex intensive sectors are clearly in trouble. Our rural economy is facing probably the hardest economic circumstance for rural India in 10 years, and hence urban India is one of the sort of few spots of optimism in our country. So what we are trying to do is identify well-managed companies, high-quality balance sheets, good cash flows, good management teams, and we want them to also have a urban India focus. And in that context, I think Asian Paints stands out. I think as a company that is consistently holding up in what is clearly a difficult economy. So I know it's expensive, but our buy hinges on the fact that this is one management team which has delivered for many decades. Through many economic cycles in India, and what will be clearly a very difficult year for the Indian economy. Asian Paints is a stock I would like to have in my portfolio as we go into a really rough 2016 for us. Secondly, Ashok Leyland. The CV cycle perked around Narendra Modi's election, and since then, as diesel prices have fallen, it's pretty clear that freight is shifting from railways. Rail freight traffic is barely growing. Freight is shifting from railways to roads as diesel prices fall and truckers cut their freight rates. Ashok Leyland is not just benefiting from the growth in freight traffic, but road freight traffic, but Ashok Leyland is also pulling market share from Tata Motors, and hence this is a company where we put a buy, I think 3 years ago at 12 rupees or 13 rupees, and even at current levels I think it makes sense to buy what is again a well-run company benefiting from the fact that freight traffic is shifting from rail to road in India. Similarly, something like TVS Motors, a two-wheeler company coming up with two big launches this year. It's a 150cc plus Victor launch and the TVS BMW bike, which I think will make a big difference to TVS's fortunes. Two high-margin bikes from a company which has historically been a low-margin, a low-end bike company. And even if one of these two bikes play out for TVS, I think there's considerable amount of upside here. So that's the way we're looking at it. High-quality management teams, high-quality companies, but also with an urban India focus. अर्बन इंडिया यानी कि शहरी इलाकों में जो खर्चा होगा वहां पर जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उस पर फोकस करके आप थोड़े शेयर खरीद सकते हैं, सौरभ जी की राय। लेकिन सर, आप जो शुरुआत में कह रहे थे कि आपका टारगेट सेंसेक्स का 22,000 का है, यानी कि ये कह सकते हैं 8-9% की गिरावट सेंसेक्स में यहां से भी हो सकती है। उस लिहाज से मैं देखूं तो निफ्टी में शायद 6,800 के आसपास के लेवल्स आए। क्या आपको लगता है कि ये लेवल्स आ सकते हैं? दूसरी बात, क्या फिर वहां पर आ जाएं तो फिर बाजार में पूरी तरह से निवेशित हो जाना चाहिए, इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए? So let me just first make the point on the levels. It's very difficult for me to know whether 22,000 will come tomorrow, next week, or even next year. And it could well be also that the market goes through 22 and goes to an even lower level. But what people like us try to do is give investors a sense of what makes sense, what is a cheap enough valuation to buy the Indian market with risks, with the downside risks factored in. And I think 22,000 does that. It's a sensible level to buy India at. I think we'll be on roughly around 14 times earnings, which I think is a sensible level to buy India. And there's a bit of downside risk also factored in at 22,000.
So that's the first reason why I've been talking about 22,000 for the last 7-8 months. And the second point you asked was, should someone put their entire corpus into the stock market at 22,000? Look, those circumstances vary. At my life stage, I've got 2 little children to put through university. I've got my retirement to fund. Will I put a large amount of my savings in the stock market at 22? I think I probably will. But if someone who's 20 years older than me, closer to retirement, perhaps already retired, should they put their entire corpus in the stock market? I don't think that'll be a great idea. So depending on your life cycle, the amount of corpus you invest in the stock market will vary. But I think one thing is reasonably clear, and I think Nilesh has spoke about it extremely eloquently. As Indian investors, high net worth investors, give up on real estate, and I genuinely think it's worth giving up on real estate as an asset class to invest in, it is reasonably clear that more and more investors will reduce the amount of real estate in their portfolio, residential real estate I'm talking about in their portfolio, and they'll obviously increase the allocation to the stock market. And if you're one of those investors out there who's got lots of real estate in his portfolio, I think 22,000 is a good level to do a major reallocation away from real estate towards the stock market. तो रियल एस्टेट से निकलकर इक्विटी में डालना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट ज्यादा है। लेकिन सौरभ, मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स जब देखता हूं और पहले भी आपसे बातचीत हुई है, तब आप कहते थे कि जो इकोनॉमी है वो रीसेट हो रही है और इसमें थोड़ा समय लगेगा, और हमने देखा भी है ये सब कुछ होता हुआ ग्राउंड पर। ये बताइए, कितना पेन अभी और आपको लग रहा है टाइम वाइज बाजारों को बिताना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपने कई बार CNBC आवाज पर भी कहा है कि इकोनॉमी रीसेट करने में काफी टाइम लगता है। समय अभी यहां से कितना बचा है? So I think there's 2 things that we're trying to time. Trying to time anything is difficult, but we're trying to time 2 things. One is the stock market, and the second is the economy. Usually, rule of thumb is that stock markets bottom roughly 6 to 12 months before the economy bottoms. And the broad sort of operating rule I'm using this year is, my reckoning is somewhere around the middle of this year, over the next 3 to 6 months, I think the stock market will find a bottom. My reckoning is the economy bottoms out next year, early next year, calendar year I'm talking about. I think the economy bottoms out this year. I think right through the current calendar year, I think the economy will keep getting weaker and weaker as our capex ecosystem fades away, as our banking system gets into sort of deeper trouble, and as our fisc, Nilesh was giving the fiscal mathematics, as our fisc finds itself in a very tricky spot, and as China keeps sliding and drags the global economy down. I don't think this year the economy is going to recover, but I think the stock market should find a bottom towards the middle of this year is what I'm broadly working on. Okay. सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स और निवेश के मौकों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजारों में मजबूत शुरुआत तो हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से फिसलते हुए दिख रहे हैं न सिर्फ हम, बल्कि एशियाई बाजार भी। अब बड़ा सवाल है कि 7,300 के नीचे जाएंगे या 7,400 के ऊपर। जवाब आगे मिलेगा, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ऊपरी तरफ से 200 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखी जा चुकी है और नजरें रहेंगी कल के लोज पर। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। नमस्कार।